हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। जैसा कि थंबनेल में आपको पता चल चुका है कि आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर कक्षा 10 की हिंदी की। इसमें ये जानना है कि क्या क्या पूछा जाता है और सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड परीक्षाओं में। तो आप इसे ज़रूर देखिए और जिस टॉपिक पर दिक्कत है आपको, आप कमेंट में बताइए कि जो समस्याएं हैं वो हम दूर करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक 70 नंबर का होगा, क्योंकि 30 नंबर का आपका विद्यालय से होता है। निर्देश आप जान लीजिए अभी से। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट आप अपने पेपर को अच्छे से पढ़िए। और ये भी ध्यान देना है कि प्रश्न पत्र 2 भाग खंड अ और खंड ब में विभाजित है। तीसरा, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करना है और जिसको आपको करना है OMR सीट पर। इसको करना है OMR पर। सीट पर काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। उसके बाद फिर आता है चौथा नंबर, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित, यानी 1 अंक जो है हर प्रश्न पर मिलेगा। किसमें? बहुविकल्पी वाले में। ध्यान देना है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं और इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग न करें, ध्यान रखना। यानी OMR सीट पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप छमाही परीक्षा दे रहे होंगे तो उसमें आपको सीख लेना है कि अच्छे से इसको आपको भरना है, इसमें गलती ना हो, नहीं तो 20 के 20 नंबर आपके गड़बड़ हो जाएंगे। छठा में क्या है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक जो है निर्धारित दिए गए हैं, यानी जो प्रश्न है उसके सामने जो है निर्धारित दिया गया है कि कितने अंक का है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 आता है, 20 ठो। ठीक है, जिसमें आपके गद्य साहित्य इतिहास से, फिर पाठों से प्रश्न पूछे जाते हैं और पद इतिहास से, उसके बाद फिर व्याकरण से। जैसे प्रश्न पहला पूछ रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ था। तो आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो इसको देख लीजिए। तो दूसरा सप्तक जो है 1951 में, क्योंकि पहला जो सप्तक है वो 1943 में शुरू हुआ था। तार सप्तक के जो प्रणेता थे वो अज्ञेय जी थे। ठीक है। दूसरा नंबर आता है सुमित्रानंद पंत जी की रचना कौन है। तो पंत जी की रचना है पल्लव। ठीक है। फिर इसके बाद फिर आता है तीसरा नंबर, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। तो छायावाद की मुख्य विशेषता यही है, प्रकृति का मानवीकरण। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न आता है मैथिली शरणगुप्त किस युग से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं, छायावादी युग से मैथिली शरणगुप्त संबंधित हैं। फिर पांचवा प्रश्न आता है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था। तो आपको पता होना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार या नाटककार कौन है। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद फिर इलाचंद, प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, मनोवैज्ञानिक कहानियों को ज़्यादा लिखते थे। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि यहाँ गड़बड़ दे दिया है, 1918 होना चाहिए। ठीक है, 1918 से 1936 तक का समय है। हम उसको जो है प्रेमचंद युग भी कहते हैं, शुक्ल युग भी कहते हैं, प्रसाद युग, छायावाद युग भी कहते हैं। तो यानी कुल मिलाकर डी सही होगा, यानी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। ये जो है मिलान है, क्या है, मिलान। ध्यान रखना है,
कि आप कहानियों जो भी रचनाकार हैं उनका नाम और उनके जो उन्होंने लिखा है वो सब चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। देखिए, ये जो मैला आंचल है उसको लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने। ठीक है, तो पहला का ख कहाँ सही है? पहला का ख दो दो जगह सही है, यानी ये दोनों गलत हो गए। ठीक, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा देखेंगे तो चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है ये भगवती चरण वर्मा जी हैं, यानी दूसरा का ग कहाँ सही है? यानी पहला वाला आपका सही होगा। ठीक है, पहला वाला आपका सही होगा। तो उसने कहा था लिखा है गुलेरी जी ने, और कफन जो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उपन्यास है, देखिए सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है। विराटा की पद्मिनी, विराटा की जो है पद्मिनी, ये जो है वृंदावन लाल वर्मा जी की ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी ये भी उपन्यास है। कफन जो है एक कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, ध्यान रखना है। चित्रलेखा अभी आपने ऊपर पढ़ा किसने लिखा था? भगवती चरण वर्मा ने। तो ये 1 2 3 यानी पहला, दूसरा और चौथा ये सही है, यानी सी विकल्प सही होगा, ये ध्यान रखना है। फिर आगे प्रश्न नंबर 11 आता है। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है कि करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 12 की। अब देखिए, ये एक काव्य दिया हुआ है और पूछा है इसमें कौन सा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीठपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ आपको क्या देखना है? मन मानव जन जानव, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार के बारे में अगर आप कम जानते हैं या फिर से और चीज़ें जानना है तो आप जो है हमने वीडियो भेज दिया है ऑलरेडी पहले से ही अलंकार के बारे में, आप दोनों वीडियो जो है ज़रूर देखें। ठीक है, हाँ, उसमें से कुछ चीज़ें जो न समझ में आए हो आप कमेंट करिएगा वहीं पर। 13 नंबर क्या कहता है? यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 विराम से 24 मात्राएं होती है। तो किस छंद का लक्षण है? सभी जानते हैं। तो 11 और 13 कहाँ बनता है? सोरठा बनता है। किसमें बनता है? सोरठा में। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। आगे है प्रश्न नंबर 14। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रहार शब्द में अब देखिए उपसर्ग की बात है, यानी पहले जो शब्द के पहले जो लगता है। तो मालूम है पंचतंत्र। पंचतंत्र यहाँ 5 तंत्रों का समाहार है, यहाँ समूह है, तो यहाँ हो जाएगा द्विग समास। समास के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया, वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आंसू का तत्सम क्या होगा? अगला प्रश्न कह रहा है 17, आंसू का तत्सम रूप है, तो तत्सम रूप अश्रु होगा। ठीक है, क्योंकि आंख तद्भव है, ये भी रोना और तो होगा ही नहीं, कुल मिला के अश्रु होगा। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है किसकी? जैसे कर्म है, कर्मवाच्य है तो भाई कर्म की प्रधानता होगी। अगर कर्तवाच्य में प्रधानता की पूछता तो कर्ता की प्रधानता होती, तो कर्म की होगी, तो विकल्प सी सही होगा। लास्ट में 19 है ताभ्य शब्द में वचन विभक्ति है, तो ताभ्य शब्द का वचन विभक्ति होगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे है सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों में निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है, तो मनुष्य ये संज्ञा है, बचपन भी संज्ञा है। हाँ, तो कुल मिला के कोई शब्द जो है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में आप विधिवत अगर जानना चाहते हैं तो
एक मैंने सीरीज शुरू की है संज्ञा से अव्यय तक, सीरीज शुरू की है संज्ञा से अव्यय तक। आप उसको ज़रूर देखें, बहुत जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब खंड ब, ये वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। खंड ब में देखिए क्या कहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर देना है। 3 प्रश्न देना है, हर प्रश्न 2-2 अंक का हो, यानी 6 नंबर का ही रहेगा। तो प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, संदर्भ आप जानते होंगे लिखना। फिर दूसरा दिया है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, आप गद्यांश पढ़ के बता सकते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी जो रेखांकित अंश है इसकी जो है व्याख्या करना है। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये आपके जो आपकी किताब लगी हुई है उस किताब में है पाठ। ठीक है, या तो उसको करिए या तो ये करिए, वही चीज़ें हैं। 2 गद्यांश देगा अथवा करके, तो चाहे उसको करिए चाहे इसे करिए, इसमें भी वही चीज़ें। ठीक है, वही चीज़ें पूछा गया है। जैसे गद्यांश का आया था उसे पद्यांश का। ठीक है, 3 प्रश्न देना है, उत्तर 6 नंबर के ये भी रहेंगे। मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, गुंज की माल गरे पही रहोगी। यानी इसको पढ़ने के बाद आपको संदर्भ लिखना है। आपको ये याद रहना चाहिए कि किस पाठ से लिया गया है। आप बुक पढ़े रहेंगे तभी क्लियर होगा। ठीक है, तो इसलिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रेखांकित अंश की व्याख्या करें। फिर वहीं कृष्ण को वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण जो है करना चाहा है। ठीक है, इसका उत्तर। फिर अथवा करके, यानी 2 गद्यांश से 2 पद्यांश से अथवा करके आएगा, चाहे उसको करिए चाहे इसे करिए। क्या कहा, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुलवन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय जसुमति अरुनंद देखि सुख पावत। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद क्या करना है, संदर्भ लिखना है, यानी किस पाठ से लिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत यानी भूल नहीं पा रहे हैं, ब्रज की बातें श्री कृष्ण जी, इसके बारे में उत्तर लिखना है। ये भी 6 नंबर के रहेंगे। फिर दिया गया है सेम टू सेम वही चीज़ें कि संस्कृत गद्यांश से किसी एक का, यानी अथवा दिया है ना, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। ये जो है 2 क्वेश्चन आएंगे इससे, और जो है 5 नंबर 2 और +3 5 नंबर के। ठीक है, यानी इसका जो है क्या लिखना है, संदर्भ सहित, ध्यान देना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। संदर्भ सहित अनुवाद, या तो उसको करिए या तो इसको, या तो श्लोक वाले से करिए, यानी उन चारों में से कोई 2। ठीक है, चारों में से यहाँ पे जो दिया है अथवा करके, ये भी अथवा करके, या तो इससे करिए 2, चाहे इसमें से करिए। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर 5वां प्रश्न क्या कहता है। 5वां प्रश्न ये कहता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर जो है लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द होनी चाहिए, और 3 नंबर के रहेगा। अब चाहे तो इसको करिए चाहे इसको करिए, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपके ज़िले में जो खंड काव्य लगा हुआ है, जैसे मिर्ज़ापुर ज़िले में खंड काव्य लगा हुआ है ज्योति जवाहर, तो या तो इसको करिए आप या तो इसको करिए, यानी जो जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या तो जो जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करना है। ये जरूर पूछता है, आपको ये पढ़ लेना है। अन्य जिले वाले भी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, और वही चीज़ें इसमें भी पूछा है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। मैंने बताया था, मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया है कि किन किन रचनाकारों
के जीवन परिचय जो है याद करने हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। फिर जो है उन तीनों में से कोई एक, ध्यान देना है, उन तीनों में से कोई एक पर देना है। वो तो गद्य के हो गए। पद्य में क्या है? बिहारी लाल, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक। फिर उसके बाद क्या करता है? अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ, ध्यान रखना है, कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, यानी 2-3 श्लोक आपको भी याद रखने होंगे। पता चला जो आप याद किए हैं वहीं आ गया तो उसको तो लिख नहीं सकते, अगर लिख भी देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, तो 2 नंबर का ये है। फिर उसके बाद क्या दिया है 8वां में? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में देना है, ठीक है। जो अनिवार्य संस्कृत आपका लगा हुआ है उसमें हिंदी में, उसमें से 2 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, यानी 4 क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन के उत्तर लिखने हैं। फिर 9वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ध्यान देना है, 200 शब्द में लिखना है। कितना? 200 शब्द में एक निबंध रहे, मतलब कि उसमें अच्छे से लिखना है। तो ये 7 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। कितने नंबर? 7 नंबर के। आप 2 से 3 निबंधों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और घर पर पढ़ने के बाद उसको लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप या वरदान, यातायात के नियम और जनसंख्या, लाभ या हानि। ये अब ये 4 तो दिया है, अगर इसमें से 2 भी अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो उसमें से जरूर आएगा। तो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन ये कहता है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई की सुविधा न उपलब्ध होने का उल्लेख जो है करना है, यानी रेलवे में साफ सफाई से लेकर जो है पत्र लिखना है, या अपनी रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। अब पत्र लेखन में जरूरी नहीं है कि यही चीज़ें आ जाएंगी, आपको अतिरिक्त जो और विषय होते हैं उस पर भी पत्र लिखने का अभ्यास होना चाहिए। तो इसमें पूरे के पूरे जो है नंबर आपको मिलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मेरे कहने का मतलब यही था कि आप लोग अगर सिलेबस के आधार पर तैयारी करेंगे, सिलेबस के आधार पर तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो अगर 70 में 70 लाना है, ध्यान रखिए 70 में 70 लाना है, तो आपको सिलेबस के अनुसार, ठीक है, सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।